नमस्ते बच्चों। विषय विज्ञान और कक्षा 6 और लेसन है तीसरा, तंतु से वस्त्र तक। लेसन तीसरा, तंतु से वस्त्र तक। तो इसमें अपने पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि तंतु क्या होता है, कि धागों से भी सबसे छोटी इकाई जिससे मिलकर धागों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। तंतु से धागों का निर्माण होता है और फिर धागों से आगे जाकर वस्त्र का निर्माण होता है। तो फिर जो तंतु हैं ये प्राकृतिक तंतु भी होते हैं और कृत्रिम तंतु भी होते हैं। प्राकृतिक तंतु जो जंतु व पादपों से हमें प्राप्त होते हैं वे तो हुए प्राकृतिक तंतु, और जो हमें उनसे प्राप्त नहीं होते, रासायनिक पदार्थों के द्वारा जिनको हमें प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? रासायनिक तंतु कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? रासायनिक तंतु कहलाते हैं। तो इससे आगे देखो, जब हमें धागों का पता चल गया कि तंतु मिले, तंतुओं में अपने कपास के बारे में देखा, पटसन के बारे में देखा, कपास की खेती कहाँ होती है, जहाँ काली मिट्टी होती है, जहाँ की जलवायु उष्ण होती है, और उसके बाद देख के अपने जूट के बारे में कि वो उसके तने को पानी में रखकर गिला लेते हैं और फिर उससे अपने को उसकी प्राप्ति होती है। तो इसके बाद देखो कि सूती धागे की कताई करना। सूती धागे की को बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं? कताई करके अपने प्राप्त करते हैं। और कताई किसके द्वारा की जाती है? चरखे के द्वारा की जाती है। जो कताई की प्रक्रिया है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के समय, एक तकली भी है और एक क्या है? चरखा है। हाथ से इसकी कताई जो प्रचलित थी और इसे चरखे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इसका उपयोग किया था। उस समय किया था जब वो कह रहे थे कि जो ब्रिटिश के कपड़े हैं उनका बहिष्कार करो और भारतीय मिलों में बनने वाली खादी का आप उनको अपनाओ। तो इसलिए उस टाइम उन्होंने चरखे का उपयोग किया था। कब? 1956 में। तो चरखे से क्या किया जाता है? सूती धागे की कताई की जाती है। तो इसकी कताई चरखे से होती है। चरखा किसने? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसको अपनाया था। फिर देखो धागे से वस्त्र कैसे बनते हैं। उनके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया है बुनाई। तो किसी भी चीज़ को अपने धागे से वस्त्र की को जो प्रक्रिया है उसको बुनाई कहते हैं। कि धागों के कोई भी 2 सेट लेकर उनको एक निश्चित क्रम में सेट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं। तो बुनाई का जैसे एक प्रक्रम आपको दिखा रखा है कि जिसने कागज़ ले रखे हैं 2 रंगों के, उनको इस प्रकार सेट करके इस प्रकार ये बन गया। तो इसी तरह ही धागों का एक निश्चित नियमित क्रम को बुनाई कहते हैं। तो आजकल जो कई प्रकार की जो बुनाई है, पहले की जो बुनाई थी वो हाथों पर की जाती थी, इसे क्या कहते थे? करग्गों कहते थे। और आजकल तो कोई विद्युत पर चालित भी मशीनें आने लगी है कि जो विद्युत पर चलती है। लेकिन पहले वाली जो बुनाई थी वो बहुत प्रचलित थी। जैसे चित्र में दिखाया गया है कि ये लेडीज हाथ से बुनाई का कार्य कर रही है। तो बुनाई का कार्य हस्त प्रचलित भी है और विद्युत प्रचलित भी है। एक विशेष प्रकार की बुनाई कि जैसे आपने स्वेटर, मोजे ये बने हुए देखे होंगे, इनकी जो बुनाई होती है ये भी किससे होती है? हाथों से होती है, सिलाई से। तो इसे क्या कहते हैं? विशेष प्रकार की बुनाई कहते हैं। तो इसके बाद अपने देखते हैं वस्त्र सामग्री का इतिहास। कि क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करते थे? पहले आपने जानने का प्रयास किया तो आपने जो देखा होगा कि पहले के लोग जो बहुत टाइम पहले पुरानी बात करें तो उस टाइम लोगों को इतनी समझ नहीं थी कपड़े की। वो तो अपने अंगों को आच्छादित कर लेते थे जिस प्रकार भी उनको सेट लगता कपड़ों से बिना सिले ही। लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा इनकी तकनीक आ चुकी है। तो इसीलिए वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में जो लोग थे वो वृक्षों की शाल, जहाँ बड़े बड़ी पत्तियों से और जंतुओं की चर्म से या समूर से अपने शरीर को ढकते थे। आदि मानव के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये क्या करते थे? वृक्षों की पत्तियां और शाल से और जंतुओं की चर्म समूर से ये क्या करते थे? अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियाँ, घास को बुनकर चटाइयाँ, डलियाँ बनाना सीखा। फिर जैसे जैसे कृषि समुदाय का बसना प्रारंभ हुआ तो उन्होंने क्या किया? पतली पतली टहनियाँ, फिर घास को बुनकर उन्होंने ये चटाइयाँ बनानी और ये टोकरियाँ बनानी सीख ली। और फिर धीरे धीरे लताओं और जंतुओं की ऊन और बालों को आपस में ऐंठने देकर लंबी लड़ियाँ बनाई। धीरे धीरे उनका आगे से आगे आविष्कार बढ़ता गया। फिर उन्होंने क्या की? लंबी लताएं बना ली
और इनको बुनकर फिर वो क्या बनाने लगे, वस्त्र बनाने लगे। पूर्व में जो भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। क्या हुआ कि वस्त्र में पहले तो लोगों को समझ ही नहीं थी, वो जैसे उनको जो चीज़ मिलती उसी से वो अपने शरीर के अंगों को ढक लेते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर उन्होंने जैसे जैसे कृषि समुदाय आया, उन्होंने पतली पतली टहनियों और घास को बुनकर चटाइयाँ बनाने लगे, टोकरियाँ बनाने लगे। फिर उन्होंने एक लंबी लड़ियाँ बना ली, लड़ियों से फिर उन्होंने एक वस्त्र बुनने प्रारंभ कर दिए और फिर धीरे धीरे रुई के से बने वस्त्र पहनने लगे। और रुई कहाँ होती थी, गंगा नदी के किनारे होती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र के वस्त्रों को बनाने के लिए भी रुई और फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में ही की जाती थी। तो उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था, उन लोगों को फिर सिलाई के बारे में कोई पता नहीं था। तो उस समय उनको जैसा भी वस्त्र मिलता वो अपने अंगों को, शरीर के अंगों को ढकने का प्रयास करते थे, शरीर को आच्छादित करते थे, विभिन्न प्रकार के ढंगों से करते थे। और सिलाई के सुई के आविष्कार के साथ साथ लोगों ने फिर बाद में सुई का आविष्कार हो गया, फिर उन्होंने सिलाई करना आरंभ कर दिया। और इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। परंतु क्या ये आश्चर्य बात नहीं है, आज भी जो साड़ियाँ हैं, धोतियाँ हैं, पगड़ियाँ हैं, इनको बिना सिले ही वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता था। पहले तो बिना सिले वस्त्रों का उपयोग इसलिए किया जाता था क्योंकि उनको सिलाई का ज्ञान नहीं था या फिर सुई का आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन आज भी बहुत सारे वस्त्र हैं जिनका बिना सिले ही उपयोग किया जाता है, सिलाई का ज्ञान होने के पश्चात भी। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों को पहनने भी वस्तुओं में भी बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। जैसे अपने घर में की बात कर ले लो, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, और अपने एक दूसरे प्रदेश में, राज्यों में जाते हैं तो अलग अलग खाने पीने में बहुत सारी आपको विविधताएं देखने को मिलती है। तो उसी प्रकार वस्त्रों को पहनने में और उनको बनाने में भी बहुत सारी विभिन्नताएं अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ कोई अलग सूट पसंद है, किसी को कोई अलग तरह के वस्त्र पहनने पसंद है, या फिर उसी जगह का, उस राज्य का कोई प्रचलन है। तो ये सारी क्या है, उनकी विभिन्नताएं हैं। तो इस प्रकार आपने इस चैप्टर में क्या देखा, तंतु से लेकर वस्त्र तक की प्रक्रिया कि तंतु क्या होता है। धागों से सबसे छोटी इकाई को तंतु कहते हैं। तंतुओं से मिलकर फिर धागे बनते हैं और धागों से फिर वस्त्र की बुनाई की जाती है। फिर धागे जो तंतु हैं ये प्राकृतिक भी हैं और कृत्रिम भी हैं। और जो प्राकृतिक तंतु हैं ये पादपों से और जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं। पादपों से, कपास से और जूट से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार आपने इस चैप्टर में तंतु से वस्त्र तक का जो प्रक्रिया थी पूरी पढ़ी और समझी। आपका ये पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।